हेलो गाइस, अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हमारे अगले चैप्टर इनडायरेक्ट टैक्स के वन डे रिवीजन में पेमेंट ऑफ टैक्सेस। वन डे रिवीजन का मतलब 15 से 17 घंटे में न केवल आपका जीएसटी बल्कि कस्टम एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी मैं आपको याद करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ, याद करवाने की मेमोरी टेक्निक के साथ यहाँ पर बहुत सारे चार्ट प्रेजेंटेशन के साथ मैंने कोशिश की है कि इस तरीके से आपके दिमाग में जीएसटी को छापूं कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाए, जिसका एग्जाम्पल आप इस चैप्टर में भी देख सकते हो। मैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जो आपके लिए बहुत काम की है। जैसे सुबह उठ के कौन से क्या क्या चीज़ें आप काम करें जिससे आपका सारा दिन एनर्जी मेंटेन रहे और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। अगर आप फैमिली प्रॉब्लम की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हो, अगर आप मोबाइल डिस्ट्रैक्शन की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हो, और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस जो है ना मैंने स्टडी मोटिवेशन वाला दिया है। एक्चुअली मैं मोटिवेशन पे बिलीव नहीं करता हूँ, मोटिवेशन लेक्चर न देखने पे न बोलने पे बिलीव करता हूँ, मैं सॉल्यूशन पे बिलीव करता हूँ। और इसलिए मैंने आपको सॉल्यूशन बताया यहाँ पर, जो कि ये वीडियोस देख के आपको पता लग जाएगा कि सॉल्यूशन मैं किस तरीके से बताता हूं। उसके अलावा आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों सब्जेक्ट के मेमोरी टेक्निक के माध्यम से मैंने बहुत सारे चैप्टर्स जो है वो फुल चैप्टर, जैसे आप यहां पे देख सकते हो टाइम ऑफ सप्लाई का, मैंने याद करवाने की पूरी कोशिश की है। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियोस को न केवल आप देखोगे, इसको लाइक भी करोगे, और अगर आपको अच्छा लगे तो उस पर कमेंट करोगे। अगर आपको मुझको कोई एडवाइस देना हो तो उसके लिए भी आप मोस्ट वेलकम। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं पेमेंट ऑफ टैक्सेस के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टैक्सेस के पेमेंट करने के बारे में। सारी चीजें स्टडी मेटल में लिखी हुई है, वो बातें मैं यहाँ पर कवर करने के लिए जा रहा हूँ। मैं एक एक बातों को यहाँ पर आपको याद करवाने की पूरी कोशिश करूंगा अच्छे प्रेजेंटेशन से। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर जो आपका जो पेमेंट ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी है, उसमें इंट्रोडक्शन टॉपिक में आपको टैक्स पे करने के लिए बताया गया है। टैक्स पे करने के लिए जो बताया गया है, तो आपको पता है कि आपका जो इंटर स्टेट सप्लाई होता है उस पर सी और एस या यूटी जीएसटी लगता है, और इंटर स्टेट सप्लाई पर आईजीएसटी लगता है। या फिर आपका टैक्स का पेमेंट कब स्पेसिफाइड केस में टीडीएस टीसीएस लगता है, सेक्शन 51 और सेक्शन 52 में। सेक्शन 51 टीडीएस और सेक्शन 52 टीसीएस के बारे में बताता है सीजीएसटी एक्ट का। और अगर एप्लीकेबल होगा तो इंटरेस्ट, फीस और पेनाल्टी और अदर अमाउंट लगेगा। यहां पर हम लोग एक कोड बनाने के लिए जा रहे हैं। ये जो टीपो एंड फीस यानी कि टीपो एंड फीस क्या हो गया, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, अदर सम और फीस। इस तरीके से मैं इंडिकेट करूंगा, इसका इंपॉर्टेंस है आगे आपको पता चल जाएगा। ये चैप्टर में और भी कहा जाता है कि दो तरीके के जो पोर्टल पर आपका रजिस्टर मेंटेन होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। ये कैश लेजर और क्रेडिट लेजर जो होता है ना, वो आपके बैंक अकाउंट में जैसे आपका पैसा आता है तो क्रेडिट हो जाता है, और पैसा कट जाता है तो डेबिट हो जाता है। इसी तरह इसका नेचर यही वाला है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर का। कैश लेजर मतलब आपका बैंक अकाउंट की तरह, और क्रेडिट लेजर मतलब आपका वॉलेट की तरह, जैसे मोबाइल वॉलेट वगैरह सब यूज करते हो वैसे ही। क्रेडिट लेजर की एक खास बात है कि सेक्शन 41 में सेल्फ असेसमेंट करने पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका आता है ना, उसी का पैसा इसमें आपके वॉलेट में यानी कि क्रेडिट लेजर में जमा रहता है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उसके अलावा सेक्शन 51 टीडीएस, सेक्शन 52 टीसीएस और सेक्शन 53 आईटीसी ट्रांसफर के बारे में बताया गया है, और 53 ए करके एक नया सेक्शन है जिसमें कुछ ट्रांसफर के बारे में बताया गया है। ये सब खैर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इस साइड का एरिया जो है, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बारीकियों को मैं बताने के लिए जा रहा हूं, और ये आपको मैं आराम से याद करवा के दूंगा। मुख्य मकसद है ये जो आपने यहाँ पर जो चार्ट यहाँ पर मैंने प्रेजेंटेशन दिया उसको याद करना। ये जो चार्ट प्रेजेंटेशन मैंने दिया है उसको याद करना, जिसको मैं लास्ट में एक मेमोरी टेक्निक से याद करवाने के लिए जा रहा हूं। फिलहाल मैं कोशिश करता हूं कि आपको कुछ बातें इसमें बताने के लिए। आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और कैश लेजर के बारे में मैंने आपको बताया, अगर इसमें कोई लोचा नजर आता है, डिस्क्रिपेंसी नजर आती है, तो यहां पर आपको याद रखना है कि पीएमटी 04 में, पीएमटी करके 04 में आपका जो है ना एक डिस्क्रिपेंसी के लिए क्या बोलते हैं, आपको पोर्टल पर कांटेक्ट करना पड़ेगा, पोर्टल पे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है, पीएमटी 04 में। फिर जहां तक बात करते हैं कि आपको पता है, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि क्रेडिट कब होता है, क्रेडिट कब होता है, जब इसमें आता है, और जब यहां से जाता है तो डेबिट होता है। जैसे आपके मोबाइल में एसएमएस आता है ना कि आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया, तो डेबिट हो जाता है। अगर आप रिफंड क्लेम करते हो ना, रिफंड जब आप क्लेम करते हो ना सेक्शन 54 के तहत, तो इमीडिएट इसमें से कैश में से करो या क्रेडिट में से करो, रिफंड क्लेम करते हो ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये कैश और क्रेडिट लेजर के अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर ऑफिसर ने आपका रिफंड बाद में जाकर रिजेक्ट कर दिया, तो पीएमटी 03 से वो रिक्रेडिट कर सकता है, पीएमटी 03 से वो रिक्रेडिट कर सकता है। तो एक मैंने पीएमटी 4 नंबर आपको याद करवाया। 4 नंबर क्यों? क्योंकि कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो उसके लिए कम्युनिकेट कर सकते हो। 3 नंबर क्यों? क्योंकि रिफंड रिक्रेडिट कर सकता है इसके थ्रू पीएमटी 03 में प्रॉपर ऑफिसर। एक बात मैं आपको और याद दिला दूं, देखिए चैप्टर शुरू करने से पहले
मैं ये सारी बातें आपको जो है ना याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगे, बहुत अच्छे से समझ में आए। तो पीएमटी 4 नंबर और 3 नंबर। जो लाइबिलिटी रजिस्टर वाला है ना, एक अंकल हैं, वो अंकल जो है वो अंकल जो है ना आपके 85 ईयर्स के हैं। कितने ईयर्स के हैं वो अंकल? 85 ईयर्स के हैं। तो ये रूल नंबर 85 हो गया, रूल नंबर 85 हो गया। ये तीनों में जो कैश लेजर, क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में एक कॉमन सेक्शन है, सेक्शन 49, इसलिए कॉमन है, इसलिए मैं यहाँ पर बार बार नहीं बोलूंगा। ये जो रूल नंबर 85 है, ये आपका लायबिलिटी रजिस्टर के बारे में बोलता है। और ये वो जो अंकल है ना, वो 1 नंबर आदमी है, वो कभी किसी से कर्ज नहीं लेते, और कर्ज लेते भी लायबिलिटी नहीं क्रिएट करते हैं, और क्रिएट करते भी है ना, तो वो क्या करते हैं ना कि आपका क्या बोलते हैं उसको, क्रिएट करते भी है तो इमीडिएट वो चुका देते हैं उसको। वो 1 नंबर आदमी है, इसीलिए यहाँ पर पीएमटी 01 में ये लायबिलिटी रजिस्टर्ड के लिए जो पीएमटी है ना, इसमें मेंटेन होता है पीएमटी 01। तो आज से कभी भी जीएसटी पोर्टल पर आप लॉगिन करोगे और आप इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर देखोगे, तो आपको 1 नंबर अंकल की कहानी पीएमटी 01 याद आनी चाहिए। फिर जहाँ तक बात करते हैं कि उस अंकल के पास कितना पैसा है, तो 5 लाख रुपया उनके पास कैश है, यानी कि कैश जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो है उसका पीएमटी 05 नंबर में मेंटेन होता है, 05 में मेंटेन होता है। ठीक है, 6 नंबर के थ्रू चालान जमा होता है, 5 नंबर से जो है ना मेंटेन होता है। और जो क्रेडिट एक उनका जो बेटा है वो बहुत बदमाश है। ठीक है, एक बेटा है वो उनका बहुत बदमाश है। ये रूल नंबर 87 है। ठीक है, ये रूल नंबर 87 में बताया गया है। एक बेटा बहुत बदमाश है, जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ये जिससे तिससे क्रेडिट लेते फिरता है, और 2 नंबर का आदमी है ये, यानी कि पीएमटी 02 में मेंटेन होता है कौन? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। पीएमटी 02 में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, पीएमटी 01 में आपका इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, और पीएमटी 05 में आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मेंटेन होता है। ये बातें जो है आपने समझी। और जो भी कैश लेजर हो या क्रेडिट लेजर हो, उसमें डिस्क्रिपेंसी आता है तो 4 नंबर, और रिफंड को रिक्रेडिट करता है तो 3 नंबर। ठीक है, इस तरह से मैंने जो है ना कुछ चीज़ें आपको याद करवाने की कोशिश की। लास्ट में मैं आपको और भी यहाँ पर डिस्कशन करूंगा, जिससे आपको याद हो जाएगा। बहरहाल मैं एक बात और आपको बता दूं कि अभी अभी मैंने आपसे एक बात बोली थी, जिसका नाम मैंने दिया था टीपो। तो टीपो का जो आपका जो कैश लेजर होता है ना, उससे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फीस या अदर सम किसी का भी पेमेंट हो सकता है। लेकिन ये जो क्रेडिट लेजर है ना, इससे केवल टैक्स का पेमेंट हो सकता है, वो भी 49 ए और 49 बी के मैनर में केवल टैक्स का पेमेंट हो सकता है, यानी कि इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फीस और अदर सम इंक्लूडिंग टीडीएस, टीसीएस और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और कंपोजिशन स्कीम, ये सारे पेमेंट केवल कहां से हो सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से हो सकते हैं। जी हां, ये सारे पेमेंट केवल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से हो सकते हैं। क्रेडिट लेजर से केवल ये वाला टैक्स का पेमेंट हो सकता है। ये बातें जो है ना यहाँ पर आपको देखनी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की कहानी। आप मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना। मैंने आपको क्या बोला? कैश लेजर आपके बैंक में जो एसएमएस आता है ना, क्रेडिट हो गया, पैसा आ गया, या निकला तो डेबिट हो गया। इसी तरह इसका नेचर यही होता है। क्रेडिट या डिपॉजिट होता है 3 तरीकों से, या तो पीएमटी 06 का चालान से पैसा जमा करते हो, नहीं तो टीडीएस टीसीएस को आप क्लेम करते हो, नहीं तो पीएमटी 09 के तहत एक पीएमटी 09 करके होता है। उसमें क्या होता है ना कि क्रेडिट का ट्रांसफर किया जाता है। अगर आपके हेड से मेरे हेड में ट्रांसफर किया जाए, अगर मान लीजिए आप आईजीएसटी हेड हो और मैं सीजीएसटी हेड हूं, मेरे हेड में अगर पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है कि डिपॉजिट होगा, यानी कि क्रेडिट होगा। लेकिन मेरे हेड से मैं आपको ट्रांसफर करता हूं तो डेबिट होगा। इसका मतलब डीम्ड डिपॉजिट इसको माना जाता है। पीएमटी 09 के थ्रू अगर आया तो उसको डीम्ड डिपॉजिट माना जाता है, जिसको हम लोग बाद में आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो पीएमटी 06 की तरह चालान जनरेट होता है, वो चालान 15 दिनों का वैलिड होता है। जी हाँ, आपको इलेक्ट्रॉनिक चालान कॉमन पोर्टल पर जाकर जनरेट करना पड़ता है पैसा जमा करने के लिए। कहां पर पैसा जमा करने के लिए? तो ये कैश लेजर में पैसा जमा करने के लिए, डिपॉजिट या क्रेडिट करने के लिए। ये चालान 15 दिनों के लिए वैलिड होता है। ये पैसा कौन जमा कर सकता है? रजिस्टर्ड पर्सन कर सकता है। अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर करना चाहे तो टेम्पोररी आइडेंटिफिकेशन नंबर के बेसिस पर कर सकता है। जी हाँ, टेम्पोररी आइडेंटिफिकेशन के नंबर के बेसिस पर ये जनरेट करके आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन भी पैसा जमा कर सकता है। ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू जनरेट होगा। जहां तक बात करते हैं कि पैसा कितने प्रकार से जमा किया जाता है, तो पैसा यहाँ यहीं से कहानी में ट्विस्ट आने वाला। यहाँ पर देखना, यहाँ पर एनईएफटी और आरटीजीएस को मैंने अलग लिखा है। इसका कारण ये है कि बैंक के पास एक मैंडेट फॉर्म जाता है 15 दिन वैलिड वाला मैंडेट फॉर्म जाता है। अगर मैं इंटरनेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर जो है ना कोई भी प्रिस्क्राइब्ड ऑप्शन जो सेलेक्ट करता हूं तो पैसा जमा करने के लिए, तो उस परिस्थिति में यहां पर 14 डिजिट का एक कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, कॉमन पोर्टल यानी कि अगर जो बैंक के पास जाएगा तो बैंक समझेगा ना पोर्टल से ये आइडेंटिफिकेशन
नंबर आ रहा है तो वो 14 डिजिट का कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। और एनईएफटी आरटीजीएस से जमा होता है ना, तो ये मैंडेट फॉर्म भी एक्स्ट्रा जाता है, ये मैंडेट फॉर्म भी एक्स्ट्रा जाता है, ये मैंडेट फॉर्म भी 15 दिनों के लिए वैलिड होता है, आपके जो है ना जो चालान जनरेट करते हो ना पीएमटी 06 में उसी की तरह। ठीक है, तो ये हमने देखा इंटरनेट बैंकिंग एनईएफटी आरटीजीएस। अगर ओवर द काउंटर आप पैसा जमा करना चाहते हो तो कैश में, चेक में या ड्राफ्ट के थ्रू काउंटर पर जाके तो एक टैक्स पीरियड में मैक्सिमम 10,000 कर सकते हो, मैक्सिमम 10,000 कर सकते हो। ये सीमा है 10,000 की एक टैक्स पीरियड में। लेकिन कुछ लोगों को ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होता है 10,000 वाला। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पैसा जमा कर रहा है या कमिश्नर का नोटिफाइड लोग पैसा जमा कर रहा है या प्रॉपर ऑफिसर या उसका ऑथराइज्ड ऑफिसर रिकवरी प्रोसीडिंग के दौरान पैसा ले रहा है या फिर प्रॉपर ऑफिसर या उसका ऑथराइज्ड ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन या लॉ के तहत एडहॉक जमा या इन्फोर्समेंट के तहत जो है पैसा जमा करवा रहा है, ठीक है, तो कोई लिमिट नहीं है। उसके अलावा सेक्शन आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 14 है जिसमें बोलता है कि अगर भारत के बाहर से कोई ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस दे रहा है, जिसको कॉमनली OIDA सर्विस नाम से जानते हो, वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदेश से दे रहा है, NTOR को यानी कि नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट को दे रहा है, तो बोर्ड नोटिफाइड नेटवर्क के थ्रू ही केवल पेमेंट होगा, बोर्ड नोटिफाइड नेटवर्क के थ्रू ही केवल पेमेंट होगा। यहां तक कि आपने बात जानी तो हम लोगों ने ये 10,000 से कहानी को ट्विस्ट कर दिया था। अभी हम लोगों ने कहां पर वापस आना है, वापस इंटरनेट बैंकिंग एनईएफटी आरटीजीएस वाले में आना है। ये 10,000 का लिमिट होता है ओवर द काउंटर में, लेकिन किसी किसी केस में लिमिट नहीं होता है, और OIDR के केस में बोर्ड नोटिफाइड नेटवर्क से ही पैसा जमा करना, ये बात हो गई। अब यहां पर बात करते हैं, अब हम अपनी कहानी पे वापस आते हैं। इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से या फिर एनईएफटी आरटीजीएस से जब पैसा जमा किया जाता है तो 14 डिजिट का जो है ना कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑथराइज बैंक या फिर उसका जो ब्रांच होता है, ऑथराइज बैंक का ब्रांच, उसका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। अब ये इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच जो होता है ना, पूरे इंडिया में जीएसटी के काम करने के लिए वो लोग अलग से एक जो है ना बैंक वाले जो है ना अलग से एक ब्रांच बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली बैंक बनाते हैं, डिजिटली बनाते हैं, एक्चुअल में फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसीलिए उसको बोला गया इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। तो ये लोगों के पास जो है ना सारा डिटेल जाता है कि भैया सरकार के अकाउंट में इतना इतना पैसा जमा कर दो, इतना टैक्स पेयर ने रिक्वेस्ट किया है, तो वो कंसर्न गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर देते हैं। जी हाँ, कंसर्न गवर्नमेंट का मतलब स्टेट या सेंटर जो भी है उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर देते हैं। अब यहां पर एक चीज और आ जाती है कि अब कंसर्न गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा जमा करने के बाद, जानते हैं जिस दिन ये कंसर्न गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा जमा करते हैं ना बैंक वाले, उस दिन माना जाता है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्रेडिट हुआ। हमने जिस दिन पैसा दिया उस दिन को नहीं माना जाता है, जिस दिन बैंक वाले गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करेंगे ना उस दिन माना जाएगा क्रेडिट हुआ। अब ये 14 डिजिट का कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ बैंक कोड जब 4 डिजिट का लग जाता है तो 18 डिजिट का चालान जनरेट होता है, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है। अगर ये चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको नहीं मिला या आपका पैसा कट गया तो उस परिस्थिति में कोई भी इश्यू अगर आया तो वो आप PMT 07 में डिटेल डाल सकते हो कॉमन पोर्टल पे कि भाई साहब ऐसे ऐसे करके हमने पैसा जमा किया था लेकिन हमारा तो क्रेडिट हुआ ही नहीं कैश लेजर। तो ये कहानी जो है ना आ जाती है। तो ये कहानी आप याद रखना कि अगर मान लीजिए कि आपने क्रेडिट या डिपॉजिट करना है तो 3 तरीके हैं, PMT 06 में चालान जनरेट करके जो कि 15 दिनों का वैलिड होता है, TDS TCS क्लेम करके, और PMT 09 में अगर पैसा आया तो रजिस्टर्ड पर्सन या अनरजिस्टर्ड पर्सन कर सकता है। अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए टेम्पोररी आइडेंटिफिकेशन नंबर जरूरी है। इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड तो ठीक है, एनईएफटी आरटीजीएस में मैंडेट फॉर्म भी जमा करना पड़ता है। सीपीआई नंबर 14 डिजिट का ऑथराइज बैंक या उसका इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच के पास जाता है। कंसर्न गवर्नमेंट के अकाउंट में जिस दिन क्रेडिट हुआ उस दिन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर हमारा क्रेडिट हुआ ये माना जाता है। उसमें 4 डिजिट बैंक कोड का ऐड हो जाता है तो कॉमन जो आपका चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है बैंक या आरबीआई के द्वारा जो जनरेट किया जाता है, उसके PMT 07 में अगर आप डिटेल दे सकते हो कि अगर आपका पैसा कट भी गया और आपका क्रेडिट नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उसके बाद क्रेडिट हो जाएगा। जिस दिन गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट किया उस दिन क्रेडिट किया गया ऐसा माना जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की। अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा आ गया, हमारे कैश में बैंक में पैसा आ गया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो है ना ये मेंटेन किया जाता है आपका PMT 05 में, PMT 05 में मेंटेन किया जा रहा है। PMT 06 से हमने चालान जनरेट करके पैसा दिया, इसको यूटिलाइज या डेबिट कैसे कर सकते हैं? तो इसको यूटिलाइज या डेबिट कैसे कर सकते हैं? तो अगर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, अदर सम और फीस, ठीक है, टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फीस वगैरह सब आपका सेक्शन 9 में जो आपका सप्लायर टैक्स देने के लिए लायबल होता है, तो जाहिर सी बात है कि अगले महीने के 10 तारीख तक कंपोजिशन स्कीम वाला है तो क्वार्टर एंड के जो अगला महीना होगा, क्वार्टर एंड का जो अगला महीना होगा उसके 20 तारीख तक पैसा पेमेंट कर देना रहता है। तो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फीस वगैरह सब पेमेंट कर देना पड़ता है। उसके जहां तक बात करते हैं कि ये आपका डेबिट हो जाता है अगर रिफंड क्लेम किया है तो, जी हाँ, जैसे ही सेक्शन 54 के तहत आपने रिफंड क्लेम किया है ना, कैश लेजर का पैसा वापस मांगा है ना, वैसे ही डेबिट हो जाएगा, वैसे ही डेबिट हो जाएगा ये वाला लेजर। लेकिन
अगर फुल या पार्ट आपका रिफंड रिजेक्ट हो जाता है तो जो आपका प्रॉपर ऑफिसर होगा पीएमटी 03 में रिक्रेडिट कर देगा। ये वाली कहानी सेम इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होता है ना आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में तो आप पीएमटी 04 में कम्युनिकेट कर सकते हो। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि पीएमटी 09 के थ्रू आप पैसा जो है ना ट्रांसफर कर सकते हो एक मेजर हेड से। मेजर हेड का मतलब होता है वही 5 जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और सेस। और हर मेजर हेड के अंदर में टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फीस, अदर सम ये सब रहता है, उसको माइनर हेड बोलते हैं। तो एक मेजर हेड या माइनर हेड से दूसरे मेजर हेड या माइनर हेड में, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मेरा एक माइनर हेड का मान लीजिए इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फीस का जो पैसा है उसको किसी भी हेड में ट्रांसफर किया जा सकता है किसी भी हेड के माइनर में ट्रांसफर किया जा सकता है, चाहे वो अपने हेड के माइनर में ट्रांसफर करो या फिर दूसरे हेड में ट्रांसफर करो, लेकिन आप ट्रांसफर कर सकते हो। एक मेजर का पैसा दूसरे मेजर में ट्रांसफर किया जा सकता है। कुछ दिन पहले तक ये अलाउड नहीं था लेकिन अब अलाउड है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि या तो पैसा हमने भेजा है, अगर हम सीजीएसटी हैं और आप आईजीएसटी हो, हमने पैसा भेजा है तो जाहिर सी बात है कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डेबिट होगा और इसको डीम्ड रिफंड माना जाएगा, डीम्ड रिफंड माना जाएगा। लेकिन आईजीएसटी वालों ने पैसा दिया, आपने हमको पैसा दिया है तो हमारे पास डीम्ड डिपॉजिट माना जाएगा, जिसकी चर्चा हमने पहले कर रखी है। अब हम लोग बात करते हैं एक सेक्शन नंबर 53A करके आता है जो कि लास्ट में पढ़ना था लेकिन मैं यहीं पर आपको बता देता हूं। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं लिखी गई है। इसमें लिखा हुआ है कि जब कैश लेजर से जो आपका सीजीएसटी से पैसा जो है ना एसजीएसटी वाले को या यूटीजीएसटी वाले को जाएगा, यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं, ये तो अलाउड है। तो सीजीएसटी वालों से पैसा जो है ना, अगर मैं सीजीएसटी और आप एस या यूटीजीएसटी वाले हैं, आपको जब पैसा जाता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है ना एक अकाउंट से पैसा निकालेगी और दूसरे अकाउंट में जमा करेगी। इसीलिए बोला गया है कि ये काम विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम और प्रिस्क्राइब्ड मैनर जो है किया जाएगा। ये 53 ये प्रिस्क्राइब्ड टाइम प्रिस्क्राइब्ड मैनर बाद में नोटिफिकेशन आएगा तो बताया जाएगा। ये स्टडी मेटेरियल में भी इतना ही लिखा है। और ये नया जो है ना सेक्शन आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का जो पैसा है अगर सेंट्रल से स्टेट वाले या यूटी वाले में ट्रांसफर होता है तो गवर्नमेंट विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम या प्रिस्क्राइब्ड मैनर में जो है ना ये क्या करेगी, ये आपका पैसा एडजस्ट करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर एक रूल नंबर 88 है। कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से या क्रेडिट लेजर से, दोनों के लिए रूल नंबर 88 है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है। ठीक है, जिसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में भी होगी। कभी भी कैश लेजर या क्रेडिट लेजर से कुछ भी डेबिट क्रेडिट करोगे ना तो एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर जनरेट होगा। यहाँ तक कि बैंक वाले के लिए भी बैंक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। एक टॉपिक है की फीचर्स ऑफ न्यू सिस्टम। जो ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्रेडिट लेजर का जो न्यू सिस्टम है उसका की फीचर क्या है कि चालान जो होता है यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होता है, मैनुअल नहीं होता है। 24/7 पेमेंट की फैसिलिटीज होती है, मतलब एनी टाइम एनीवेयर। फास्टर सरकार को जो है ना पैसा रिमिट हो जाता है। ट्रांजैक्शन पेपरलेस होता है, इसीलिए ग्रीन इनिशिएटिव को बढ़ावा दिया जाता है। इंस्टेंट ऑनलाइन रिसीट होता है, तुरंत पैसा जो है ना रिसीव हो जाता है। आसान होता है अकाउंटिंग करना और रिपोर्टिंग करना। उसके बाद बैंक का भी प्रोसीजर आसान होता है, वही सीपीआईएन वाला जो आपने देखा था और मैंडेट फॉर्म वाला देखा था। जितने भी चालान होते हैं वो आपकी एक जगह पे जो है ना वेयर हाउस रहते हैं, आपको कहीं से भी कोई चालान को इकट्ठा करके रखना नहीं पड़ता, एक जगह एकत्रित रहता है, आपको लॉगिन करके उसको डाउनलोड कर लेना होता है। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है और सेम डे पैसा जमा हो जाएगा। अगर 8 बजे के बाद करते हो तो उसी दिन जो है ना पैसा जमा हो जाएगा। 8 बजे के बाद करते हो तो वही दिन को एक दिन माना जाएगा। मतलब जैसे हम लोग 12 बजे के बाद डेट बदलना सोचते हैं ना, वैसे 8 बजे के बाद जीएसटी डेट बदलना का सोचता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर होता है। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर से पहले एक बार हमको देखनी है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बारे में। हाँ, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बारे में। ये आपका कौन सा लेजर है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है। सेक्शन नंबर 49 सब में है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रूल नंबर 86 बोलता है। 85 वाले ईयर वाले अंकल थे ना, तो क्रेडिट हो गया आपका 86 और 87 हो गया कैश हो गया। ठीक है, पीएमटी 02 में ये मेंटेन होता है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पीएमटी 02 में मेंटेन होता है। इसमें पैसा कहाँ से आता है? यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर पैसा जो है ना क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा जब आपने जो है पैसा डिपॉजिट किया। डिपॉजिट कैसे होगा? जब आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर जो है रिटर्न डालते हो ना, तो उसका आपका सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर ही ये आता है। ठीक है, जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में आपको पूरी तरह से पढ़ना है कि सेक्शन 41 के सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा आता है। और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का पैसा जो होता है ना वो सब्जेक्ट टू रूल 86 ए यूटिलाइज कर सकते हो। सब्जेक्ट टू 86 ए मतलब क्या हो गया कि आपको फ्रॉड वाला अगर मामला है ना तो आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, आपके यूटिलाइज को ब्लॉक कर दिया जाएगा, यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। भले ही आपने क्रेडिट कर लिया है, आपके खाते में पैसा आ गया, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी क्रेडिट लेजर में पैसा क्रेडिट हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे अगर 86 ए आप पर बंधन डाल देता है तो। अब यूटिलाइज करने की बात करते हैं। यूटिलाइज करने का मतलब डेबिट होता है।
डेबिट करने का मतलब ओनली आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पर क्रेडिट लेजर का यूटिलाइज कर सकते हैं, वो भी आप 49 ए और 49 बी सेक्शन के मैनर में और साथ में रूल नंबर 80 ए को रीड करते हुए। ठीक है, तो ये आपका डेबिट होता है। दूसरे रिफंड वाली कहानी मैंने आपको बोली थी, कैश लेजर की तरह सेम है। तो रिफंड वाली कहानी यहाँ पर आती है कि अगर रिफंड क्लेम किया है, फुल और पार्ट रिजेक्ट हो जाता है, तो पीएमटी 03 में वापस से रिक्रेडिट कर देगा प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है, और ये बात भी मैंने बोली थी, सेम था कि पीएमटी 04 में डिस्क्रिपेंसी को जो है ना कम्युनिकेट किया जाता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर या इलेक्ट्रॉनिक कैश या क्रेडिट लेजर में कोई डिस्क्रिपेंसी है तो यहाँ कम्युनिकेट किया जा सकता है। अब यूटिलाइज करने का मैनर देखते हैं। यूटिलाइज करने के मैनर से पहले एक कहानी मेमोरी टेक्निक हम लोग समझते हैं। जो ये है ना आईजीएसटी वो पिताजी है, सीजीएसटी बड़ा भाई है और एस या यूटीजीएसटी ये छोटा भाई है। ठीक है, आईजीएसटी, सीजीएसटी और ये छोटा भाई, ये पापा, ये बड़ा भैया और ये छोटा भैया। पहले पापा खुद खाएंगे, यानी कि आईजीएसटी का क्रेडिट जो होता है ना पहले खुद के पेमेंट के लिए यूज होता है, उसके बाद बड़े और छोटे में से किसी को किसी ऑर्डर में दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले बड़े को खिलाएंगे फिर छोटे को खिलाएंगे, जिसको भूख लगी है उसको खिला देंगे, तो इन्हीं ऑर्डर में दे सकते हैं। तो आईजीएसटी का क्रेडिट इस तरह से यूटिलाइज हो गया। ये तीनों को एक साथ पढ़ते हैं, 49 से 49 और रूल नंबर 88 को, तब हमको ये सारी बातें पता चलती है। जब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट जो सीजीएसटी, ये बड़ा भाई का पैसा जो ना सीजीएसटी क्रेडिट का, ये पहले खुद खाएगा, यानी कि सीजीएसटी का पेमेंट करने में यूज होगा, लेकिन ये छोटे भाई से नफरत करता है इसलिए छोटे भाई को नहीं खिलाएगा, पापा को देगा। आईजीएसटी को दे सकता है, आईजीएसटी को यूटिलाइज करने के लिए दिया जा सकता है। अब यहां पर एक सेक्शन आ जाता है बीच में, एक सेक्शन आ जाता है, बोलता है 49A। ये सेक्शन 49A क्या बोलता है ना कि जब आईजीएसटी पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, आईजीएसटी जब 100% कंज्यूम हो जाएगा ना, उसके बाद ही किसी और क्रेडिट में हाथ लगाने का है। इसका मतलब यहां पर सीजीएसटी का क्रेडिट का पेमेंट करते वक्त में भी हमको आईजीएसटी कंज्यूम कर लेना है, अपना पेमेंट करते वक्त में आईजीएसटी पेमेंट कर लेना है। मतलब पापा ने दिया वो पहले खाना है सीजीएसटी क्रेडिट वाले को, तो उसको उसके बाद बच गया तो फिर खुद खाना है, खुद का कमाया हुआ खुद खाना है, और मेरे में से बच गया तो पापा को हम दे सकते हैं। तो ये वाली कहानी आ जाती है। एस या यूटीजीएसटी क्रेडिट की जब हम लोग बात करते हैं, एस या यूटीजीएसटी की क्रेडिट की बात करते हैं, तो ये भी बोलता है कि पहले ये खुद खाएगा, पहले ये खुद खाएगा मतलब खुद का पेमेंट करने के लिए, बाद में ये पापा को दे सकता है, लेकिन ये पापा को तभी देगा जब बड़े भैया ने नहीं दिया। तो रूल नंबर 88 बोलता है ओनली इफ सीजीएसटी क्रेडिट इज 100% फिनिश्ड, 100% एग्जॉस्ट हो गया ना सीजीएसटी का क्रेडिट, तभी एस या यूटीजीएसटी आईजीएसटी को देगा। छोटा भाई पापा को तभी देगा जब बड़ा भाई का पूरा पैसा खत्म हो गया है। ठीक है, पूरा खाना खत्म हो गया है, जो भी बोलो आप। ठीक है, तो 88 बोलता है कि आपका आईजीएसटी को तभी पेमेंट करेगा सीजीएसटी क्रेडिट, एस या यूटीजीएसटी क्रेडिट से, जब सीजीएसटी क्रेडिट पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है। ठीक है, ये बात जो है ना आपने यहाँ तक जानी। उसके बाद जो बड़े भाई छोटे भाई के बीच में आपस में जो है ना ये लोग एक दूसरे को कुछ भी नहीं देंगे, ये दोनों एक दूसरे का क्रेडिट को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कहानी आ जाती है। फिर जहाँ तक बात करते हैं कि आईटीसी का पैसा जो होता है ना कांट बी यूटिलाइज फॉर इंटरेस्ट, फीस, पेनाल्टी, अदर सम, रिवर्स चार्ज, कंपोजिशन, टीडीएस, टीसीएस के लिए आईटीसी का क्रेडिट लेजर का पैसा यूटिलाइज नहीं हो सकता है, केवल ये काम कैश लेजर से हो सकता है। फिर मैंने बोला था आईटीसी का यूटिलाइजेशन जो होता है ना सब्जेक्ट टू रूल नंबर 86 होता है, 86A होता है। यहाँ पर बोलता है कि अगर कमिश्नर या उसका ऑथराइज ऑफिसर मिनिमम एसी रैंक का, मिनिमम असिस्टेंट कमिश्नर रैंक का, अगर उसका रीजन टू बिलीव है कि बिजनेस ही कैरी नहीं करता है, या फिर बिजनेस किया ही नहीं है, या बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या सप्लाई ही नहीं किया है, बिना सप्लाई के बोल रहे हैं क्रेडिट, या फिर टैक्स कलेक्ट कर लिया लेकिन सरकार को पेमेंट नहीं किया है, या फिर इनवॉइस या डेबिट नोट रूल 36 के हिसाब से पोजीशन में ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में वो आपके क्रेडिट को ब्लॉक कर देगा। यानी कि क्या होगा ना 49A और 49B के मैनर में जो आप यूटिलाइज करना चाहते हो ना, उस एक्सटेंट तक जितना तक ब्लॉक किया है ना, भले ही आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिख रहा है, क्रेडिट लेजर में पैसा है, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पाओगे अगर 86A जितने एक्सटेंट तक बंधन लगा दिया उतने एक्सटेंट तक। फिर यहां पर भी बोला गया है रूल नंबर 88 एप्लीकेबल होगा हर डेबिट क्रेडिट पर यूनिक आइडेंटिटी नंबर जनरेट होता है। अब यहां पर हम लोगों की कहानी खत्म होती है। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर्ड की। जो 85 ईयर्स के अंकल थे वो बहुत ईमानदार थे और एक नंबर आदमी थे, तो पीएमटी 01 में मेंटेन होता है। अब ये लोग ये कैसे लायबिलिटी डिस्चार्ज करते हैं, तो लायबिलिटी डिस्चार्ज करने का ऑर्डर क्या होता है, पहले सेल्फ असेसमेंट का पैसा चुकाओ, पिछले पीरियड का और करंट पीरियड का। तो फर्स्ट प्रायोरिटी सेल्फ असेसमेंट का टैक्स का पैसा प्रीवियस पीरियड का, सेकंड प्रायोरिटी करंट पीरियड का, बाद में किसी और की बात करना, अदर अमाउंट इंक्लूडिंग डिमांड रिकवरी बाद में। पहले सेल्फ असेसमेंट करंट प्रीवियस पीरियड का, उसके बाद फिर करंट पीरियड का। ये ऑर्डर होता है आपका पैसा लायबिलिटी रजिस्टर से डिस्चार्ज करने का। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर का नेचर क्या होता है। मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर का नेचर होता है कि अगर दायित्व बढ़ा तो डेबिट और दायित्व कम हुआ तो क्रेडिट। अगर पेबल बढ़ा, पेबल हुआ तो डेबिट
और अगर क्या बोलते हैं चुका दिया तो क्रेडिट, कैसे भी चुकाया, कैश लेजर से चुकाओ, क्रेडिट लेजर से चुकाओ, हमको कोई मतलब नहीं है। या फिर किसी कोर्ट में चले जाओ और रिलीफ ले लो, वहां से कोई ऑर्डर आ जाए, कोई राहत मिल जाए, कोई नोटिफिकेशन आ, जैसे ही आपका कर जो जो लायबिलिटी रजिस्टर का मतलब कर्जा, कर्जा जैसे ही बढ़ा तो इस साइड में डेबिट, और अगर कर्जा घटा तो इस साइड में हो जाएगा। अब कर्जा बढ़ने का क्या क्या रास्ता हो सकता है, या तो आपने रिटर्न में सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पर टैक्स, इंटरेस्ट, फी, पेनाल्टी, फीस या अदर सम डाला है, तो वो आपका एक कर्जा बढ़ गया, पेबल हो गया आपका। नहीं तो आपका दूसरा रास्ता क्या है, यहां पर मैंने बोला टीपो का और फीस का, यहां पर देखो अगले पॉइंट में फीस नहीं है, अगले पॉइंट में फीस नहीं है। अगर आपके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रहा है तो प्रॉपर ऑफिसर ने बोला या ओन असेटलमेंट के बेसिस पर आपने आपका पेबल बन गया तो भी ये बढ़ जाएगा, यहां पेबल बना, या फिर प्रॉपर ऑफिसर या ओन असेटलमेंट के बेसिस पर पेबल बना, या फिर अगर मिसमैच हो गया 42-43 का और टैक्स और इंटरेस्ट बनता है तो भी यहां पर पेबल बढ़ गया, तो ये आपका डेबिट हो जाएगा। ये सारी कहानी डेबिट की देख रहा है। और सेक्शन 50 का इंटरेस्ट आप पर लायबल हो गया तो भी पेबल बढ़ गया, पेबल बढ़ते के साथ ये डेबिट हो जाएगा। तो पहले तो रिटर्न के हिसाब से, दूसरा प्रॉपर ऑफिसर ने प्रोसीडिंग कर दिया, या ओन सेटलमेंट आपने किया, या 42-43 का मिसमैच हुआ, या 50 का इंटरेस्ट हुआ, सब में पेबल बढ़ गया। अब चुकाने की बात करते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से केवल आप जो है ना टैक्स चुका सकते हो, आप इंटरेस्ट, फीस, पेनाल्टी या अदर सब नहीं चुका सकते हो। तो टैक्स ओनली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से आपने चुकाया है 49 से 49B के मैनर में, तो ये वाला क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपने कैश लेजर से चुकाया है टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फीस या अदर सम, तो ये वाला जो है ना क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इसका लायबिलिटी घट गया, आपने चुका दिया। एक में जो है क्रेडिट लेजर से चुकाया, वॉलेट से चुकाया, और एक में कैश से चुका दिया। उसके बाद अगर कोर्ट अथॉरिटी या ट्राइब्यूनल ने कोई रिलीफ दिया है ना, तो भी आपकी दायित्व कम हो जाती है, तो भी यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 50 के इंटरेस्ट के बारे में। आपको यहाँ पर मैं फिर से याद दिला दूं कि आप इंटरेस्ट का पैसा केवल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे कर सकते हो, तो पेबल ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। कॉम्पिटिशन करने के लिए यहाँ पर हम लोगों एक जगह इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का भी वर्ड यूज करेंगे, वो भी नया अमेंडमेंट की वजह से। तो इंटरेस्ट का कॉम्पिटिशन कैसे होगा, अगर पूरा या पार्ट आपने इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, अगर फुल या पार्ट जो है ना सॉरी टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, तो जो आउटस्टैंडिंग टैक्स है ना उस पर 18% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट लगता है फ्रॉम ड्यू डेट टू पेमेंट डेट तक। प्रोवाइडेड, यहाँ पर प्रोवाइडेड बहुत जरूरी है क्योंकि ये प्रोविजन नया डाला गया है। यहाँ पर बात करते हैं कि अब यहाँ पर ना क्या होता है ना कि जनरली आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लायबिलिटी रजिस्टर में मान लीजिए कि 40,000 पड़ा हुआ है, टोटल आपकी लायबिलिटीज बनती है 45,000 की, 40,000 पहले से इस पे पड़ा हुआ है। तो आप क्या करोगे, आपका और आप पर इंटरेस्ट इस 45,000 पर लगना चाहिए, या फिर आपको इतना कैश लेजर में मान लीजिए कुछ भी नहीं, और कैश लेजर में 5,000 रुपये जो है ना आपको जमा करना है कैश लेजर से। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इंटरेस्ट पूरा 45,000 पर लगेगा, ये जो 18% पर एनम का है, यह केवल इस 5,000 पर लगेगा। अब ये पैसा जाने अनजाने से सरकार के पास तो है पहले से, तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू का लॉस तो नहीं है। तो नियम कहता है कि जो नेट जो है ना नेट लायबिलिटीज, इस 5,000 पे इंटरेस्ट लगना चाहिए, लेकिन इसके लिए कंडीशन डाल दिया, बोला कि प्रोवाइडेड ऑन नेट लायबिलिटीज लगेगा। नेट लायबिलिटीज लगेगा आपका, क्या चीज बोलते हैं उसको, नेट लायबिलिटीज पर आपको इंटरेस्ट लगेगा ऑन नेट लायबिलिटीज। अब ओनली ऑन कैश पेबल पोर्शन आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ आईटीसी, यानी कि हमारे एग्जांपल में 5,000 रुपये लगेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि ये जो टैक्स पीरियड है आपका, ये जो टैक्स पीरियड है उसमें सप्लाई हुआ है, सप्लाई होने के बाद जो है ना आपको जीएसटीआर 3B डालने का अगला महीना टाइम लिमिट के बाद आपने बिलेटेड जीएसटीआर 3B फाइल किया है, सेक्शन 39 का जो रिटर्न है ना वो बिलेटेड फाइल किया है, और उस बिलेटेड में ये वाले सप्लाई को दिखाया है। सप्लाई ऑफ सच टैक्सेबल पीरियड इज डिक्लेयर्ड इन बिलेटेड रिटर्न, यानी कि जीएसटीआर 3B, ठीक है, सेक्शन 39 का ड्यू डेट के बाद जो है ना आपने जब बिलेटेड फाइल किया, जीएसटीआर 3B ड्यू डेट पे नहीं फाइल करके उसके बाद फाइल किया है, और ये टैक्स पीरियड का सप्लाई आपने डिक्लेयर किया है यहाँ पर, तो उस सिचुएशन में आपको नेट लायबिलिटीज पे यानी कि उसी 5,000 पे जो है ना आपको इंटरेस्ट लगेगा। बाकी अगर कोई केस है तो उस सिचुएशन में आपको पूरा 45,000 पे लगेगा, फुल अमाउंट पे, ग्रॉस लायबिलिटी पे लगेगा। अगर फ्रॉड का मामला है, या फिर आपका यहाँ पर हम लोगों ने 73-74 जो है ना वो चैप्टर डिमांड एंड रिकवरी में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आपने नॉट पेड, शॉर्ट पेड, या फिर आपने जो है ना आईटीसी रॉन्गली अवेल या यूटिलाइज कर लिया है, या इरोनियस रिफंड गलत तरीके से करवा लिया है, तो अगर मान लीजिए कि इंटेंशन है, बेईमानी के इंटेंशन से फ्रॉड वाला इरादा है, तो 74 में, फ्रॉड वाला इरादा नहीं है तो 73 में जो है ना आपका डिमांड एंड रिकवरी होता है। तो ये वाले केस में भी आपका ग्रॉस लायबिलिटी पर, और ये कंडीशन को पूरा नहीं किया तभी भी ग्रॉस लायबिलिटी पर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका सेक्शन 42 एक होता है और एक 43 होता है, अगर आईटीसी को, इनपुट टैक्स क्रेडिट को अनड्यू या एक्सेस ले लिया है, या फिर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपने अनड्यू या एक्सेस रिडक्शन करवा लिया है, आपका आउटपुट लायबिलिटी को ज्यादा रिडक्शन करवा लिया है या अनड्यू रिडक्शन करवा लिया है, या क्रेडिट ज्यादा ले लिया है या अनड्यू तरीके से ले लिया है, तो इंटरेस्ट 24% लगेगा
उस अनड्यू या एक्सेस डे से, जिस दिन से ये कांड किया ना अनड्यू या एक्सेस लेने वाला आईटीसी या फिर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करने वाला, उस दिन से लेकर पेमेंट डेट तक 24% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, ये बातें आपने जानी। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 53 के आईटीसी ट्रांसफर करने की बात। ये बड़ा आसान सा सेक्शन है। मान लीजिए कि सीजीएसटी का क्रेडिट को मैं अगर ट्रांसफर करता हूं आईजीएसटी के यूज करने के लिए, तो सेंटर का खाता में से पैसा कटेगा और जो सेंटर का दूसरा खाता होगा आईजीएसटी वाला ना, उसमें पैसा ऐड होगा। इसी बात को टेक्निकली बताया गया है उस लीगल लैंग्वेज में। उसके बाद सेक्शन 53 क्या कहता है ना, उसकी जगह पर सेक्शन 18 है आईजीएसटी एक्ट का, क्योंकि ये आईजीएसटी एक्ट का क्रेडिट मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। ये वाला जो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी जो होता है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट उसका मेंटेन करता है। इसीलिए यहां से पैसा घटेगा, अगर इसको ट्रांसफर किया ना, इसको ट्रांसफर किया, इन दोनों को, सी और यूटी को, तो उसके मतलब यहां से पैसा घटेगा और यहां पर पैसा ऐड होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ट्रांसफर किया आपने एसजीएसटी के को, आईजीएसटी का पैसा एसजीएसटी को ट्रांसफर किया, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, आईजीएसटी का पैसा तो घट गया, यहां पर कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट भी ऐड होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो प्रपोर्शन अपना अपना होगा उतना उतना ऐड होगा। इसी बात को लॉ की भाषा में बताया गया है। इसी के साथ ये चैप्टर ये आपका कौन सा चैप्टर था, सॉरी, पेमेंट ऑफ टैक्सेस खत्म होता है। और यहाँ पर मैं एक बार आपको सारी चीजें जो है ना, जो मैंने बोला था फर्स्ट पेजेस पे, जो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको कुछ चीजें मैं याद करवा के दूंगा, अभी तो आपको अभी याद हो गया होगा, इसमें जरूरत ही नहीं है। क्रेडिट लेजर में आपने देखा था सेक्शन 49 के हिसाब से और 41 में सेल्फ सेटलमेंट के बेसिस पर क्रेडिट होता है। ये रूल नंबर 86 करता है, लायबिलिटी रजिस्टर 85, क्रेडिट लेजर 86 और ये वाला कैश लेजर 87। 87 में बर्थ लिया हुआ आदमी बहुत पैसे कमाता है, इसलिए ये कैश लेजर 87 हो गया। ठीक है, पीएमटी 02 में मेंटेन होता है क्रेडिट लेजर, क्योंकि लोचा करता था वो 2 नंबर का लोचा करता था। कैश 5 लाख रुपया था अंकल के पास, तो पीएमटी 05 में मेंटेन। अंकल 1 नंबर आदमी थे तो पीएमटी 01 में मेंटेन। उसके बाद यहाँ पर पीएमटी 02 डिस्क्रिपेंसी जो होता है ना क्रेडिट लेजर और में जो आपका डिस्क्रिपेंसी आता है, तो आपका कोई भी लेजर हो, कैश या क्रेडिट लेजर, 4 नंबर है। ठीक है, फिर बात करते हैं रिफंड क्लेम करने का, रिक्रेडिट करने का अगर समय आ गया ना, तो पीएमटी 05 है, दोनों में, कैश और क्रेडिट दोनों में। उसके बाद रूल नंबर 36 एक मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया, इनवॉइस डेबिट नोट के बेसिस पर आपको क्रेडिट मिलता है, सेक्शन 41 का सेल्फ असेसमेंट के साथ आप पढ़ोगे। उसके बाद 86A रूल नंबर मैंने यूज किया कि अगर मान लीजिए कि कमिश्नर का या उसका ऑथराइज मिनिमम एसी रैंक वाले को डाउट लगा, बिजनेस ही नहीं कर रहे हो या फिर बिना सप्लाई नहीं किया हो, तो वो सब वजह से ब्लॉक कर सकता है आपका यूटिलाइज करना। ठीक है, क्रेडिट लेजर को, तो 86A में वो चीज़ बताई गई है। फिर यहाँ पर बोलते हैं कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का केवल क्रेडिट लेजर के लिए यूज हो सकता है, लेकिन कैश लेजर के लिए सब काम के लिए यूज हो सकता है, इंक्लूडिंग टीडीएस, टीसीएस, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, कंपोजिशन स्कीम। उसके बाद हम लोग कैश लेजर की बात करते हैं तो पीएमटी 05 में मेंटेन होता है, पीएमटी 06 में चालान जनरेट होता है, वो हमने देखा था 15 दिन की वैलिडिटी के साथ। डिस्क्रिपेंसी और रिफंड क्रेडिट तो आप पता ही, आपको फंड ट्रांसफर पीएमटी 09 के थ्रू होता है। उसके बाद लायबिलिटी रजिस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर तो सेक्शन 49 तीनों में कॉमन है। रूल नंबर 85 मैंने बोला 35 ईयर्स के अंकल थे, 1 नंबर आदमी थे। उसके बाद जो है ना पेबल होता है, तो ये डेबिट होता है, ये पेड होता है तो क्रेडिट होता है। इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत पसंद आया होगा। मेरी बात सुनने के बाद इमीडिएट स्टडी मटेरियल से आप एक बार रीड कर दो तो आपका पक्का कंफर्म हो गया कि ये चैप्टर आपको पूरा कमांड हो गया। आप कमेंट करके जरूर बताना मुझको अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो। अगले वीडियो तक के लिए जय राम जी की।